कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया जैसे बिखर रही है, पर कोई तो ऐसी ताकत होगी जो इसे जोड़े रखने की कोशिश करती है। आज हम उसी ताकत की बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं मल्टीलिटरलिज्म या बहुपक्षवाद। तो सवाल ये उठता है, क्या दुनिया के देश वाकई एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? क्या जो ग्लोबल टीम बनी हुई थी वो अब टूट रही है? देखिए, ये सिर्फ कोई अखबार की हेडलाइन नहीं है, इसका असर हम सबकी जिंदगी पर भी पड़ सकता है। और इसी बीच अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इस पूरी बहस को और भी गर्मा दिया है। पता है क्या? 66, जी हां, 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का ऐलान। तो चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि क्या दुनिया सच में बिखर रही है। फिर जानेंगे कि भाई ये मल्टीलिटरलिज्म आखिर है क्या भला और इसकी जरूरत ही क्यों है। इसके बाद देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम में दरारें कहां पड़ रही हैं, भारत इस पर क्या कर रहा है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि साथ मिलकर काम करने का भविष्य आखिर कैसा हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल से। क्या वाकई दुनिया एक दूसरे से दूर हो रही है? क्या ग्लोबल टीम वर्क अब बस एक ख्याली बात रह गई है? देखिए, जब कोई बड़ी ताकत ग्लोबल टीम से पीछे हटती है ना, तो इसका असर सिर्फ उस एक देश तक नहीं रहता। इससे एक ऐसी लहर उठती है जो पूरे सिस्टम की नींव पर ही सवाल खड़े कर देती है। मतलब ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। तो अब आते हैं इस शब्द पर, बहुपक्षवाद या मल्टीलैटरलिज्म। ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर है नहीं। चलिए दुनिया को साथ लाने वाले इस ब्लूप्रिंट को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। आसान भाषा में कहूं तो मल्टीलैटरलिज्म का मतलब है जब 3 या उससे ज्यादा देश एक साथ आएं, कुछ नियम कायदे तय करें और फिर मिलकर अपनी कॉमन समस्याओं को सुलझाएं। ये ठीक एक टीम गेम की तरह है। सोचिए, अगर हर प्लेयर अपने ही नियम बनाने लगे तो खेल कैसे चलेगा? बस वही बात है। इसे और भी आसानी से समझते हैं। जब कोई देश सोचे कि मैं अकेला ही सब कर लूंगा, तो उसे कहते हैं यूनिलैटरलिज्म। जब 2 देश पार्टनरशिप में काम करें, वो हुआ बाइलैटरलिज्म। और जब बहुत सारे देश एक टीम बनकर काम करें, बस उसे ही मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं। और इस टीम गेम के ना कुछ पक्के उसूल हैं। पहला, सबको साथ लेकर चलना। दूसरा, आपस में बातचीत और तालमेल रखना। तीसरा, बनाए गए नियमों का सम्मान करना। और चौथा, यूएन जैसी संस्थाओं के फ्रेमवर्क में काम करना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? तो हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? क्या देश अकेले अकेले काम नहीं कर सकते, खासकर जब क्लाइमेट चेंज या किसी महामारी जैसी बड़ी चुनौतियां सामने हों? असल में ये कोई नया आइडिया नहीं है। पहले वर्ल्ड वॉर की भयानक तबाही के बाद दुनिया ने लीग ऑफ नेशंस बनाया था। फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद वैसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए यूएन, डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बनाई गई। और आज के दौर में तो ये पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सोचकर देखिए, क्या कोई एक देश अकेले दम पर ग्लोबल वार्मिंग रोक सकता है या फिर किसी बड़ी महामारी से लड़ सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बस इसीलिए ये इतना क्रूशियल है। ये दुनिया में शांति बनाए रखने में मदद करता है, व्यापार के लिए एक स्टेबल माहौल देता है, और सबसे बड़ी बात, देशों के बीच एक भरोसे का रिश्ता कायम करता है। तो अगर ये इतना ही जरूरी और अच्छा है, तो फिर साथ मिलकर काम करना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? चलिए अब इस सिस्टम में आई दरारों पर नजर डालते हैं जो इसे कमजोर कर रही हैं। सारी समस्या की जड़, आप कह सकते हैं, इस एक लाइन में छिपी है। जब बड़े बड़े देश आपस में ही कंपटीशन करने लगते हैं और सिर्फ अपने देश वाली सोच हावी हो जाती है, तो पूरी दुनिया की तरक्की जैसे थम सी जाती है। और इसकी कई वजह है। एक तरफ अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतों की अपनी खींचतान है। दूसरी तरफ कई देश नेशन फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहे हैं। जो पुरानी संस्थाएं हैं, उन पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। फैसले बहुत धीरे होते हैं, और हां, पैसों की भी कमी एक बड़ी दिक्कत है। लेकिन इस थोड़े निराशा भरे माहौल में एक देश ऐसा भी है जो इस उल्टी लहर के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं भारत का नजरिया, जो दुनिया से जुड़े रहने की मजबूती से वकालत करता है। और पता है, भारत की यह सोच कोई नई नहीं है। ये तो हमारे संविधान की जड़ों में है। आर्टिकल 51 साफ साफ कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। यही सोच भारत की फॉरेन पॉलिसी का बेस है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, भारत इसे एक्शन में भी ला रहा है। कैसे? पहला, वो हर मंच पर खुलकर कहता है कि हमें नियमों के हिसाब से चलना होगा। दूसरा, वो यूएन, G20, ब्रिक्स जैसे हर बड़े फोरम पर एक्टिवली हिस्सा लेता है। तीसरा, वो लगातार पुरानी संस्थाओं में सुधार की मांग कर रहा है।
और चौथा, वो खुद आगे बढ़कर नई पहलें शुरू कर रहा है। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA। ये भारत की ही लीडरशिप में शुरू हुई एक पहल है और आज इसमें 125 देश शामिल हैं। ये है आज के ज़माने का मल्टीलेटरलिज्म जो एक्शन में दिखता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या साथ मिलकर काम करने का भविष्य धुंधला है या फिर उम्मीद की कोई किरण है? दुनिया के लिए आगे का रास्ता आखिर है क्या? और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए कि 21वीं सदी में एक ऐसी दुनिया आखिर कैसी दिखेगी जो सही मायनों में सबके लिए बराबर हो और असरदार भी हो। इस पर सोचना तो बनता है।